हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल SSY एकेडमी के न्यू फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर के आया हूं नवीन लोचन शर्मा रचित वेश के दांत 10वीं कक्षा का जो दूसरा अध्याय है उसको लेकर के आया हूं। और इस अध्याय का अगला जो बचा हुआ शेष भाग था वो इस पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम पिछले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो ड्राइंग रूम में जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनके मित्रगण बैठे हुए थे, उसमें पत्रकार भी थे जिन्होंने क्या उत्तर दिया। तो यह है एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। ड्राइंग रूम में जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक साधारण हैसियत वाले, ज़्यादा पूंजीपति नहीं थे, ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, साधारण हैसियत वाले अखबार नवीस अर्थात वो प्रेस वाले थे। और सेन के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उसका लड़का भी था जो था तो खोका से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। उसके साथ में एक छोटा सा लड़का था जो कि था तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर यहाँ पर नहीं छूट गया। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। उन्हीं के दोस्तों में से किसी ने उसकी हरकत को देख करके कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। पत्रकार साहब से पूछा गया दूसरे मित्र के द्वारा। ऐसा सुनते ही इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है पत्रकार महोदय अब अपनी बड़ाई सेन साहब जो है अब अपनी बड़ाई शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर थकते नहीं थे। बार बार ये बात कह करके सेन साहब कभी थक नहीं रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ वह जेंटलमैन जरूर बने। देखिए यहाँ पर लिखा है पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। एक समझदार व्यक्ति का यह जो है पहचान है, वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे और 100 के एक बात ही जवाब देंगे। और इस बात का उदाहरण यहाँ पर आपको सटीक मिलता है। इस लेखक ने पत्रकार के द्वारा जो है आपको ये शिक्षा देना चाहा है कि जवाब किस तरह का होना चाहिए। इन्होंने देखिए पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, कुछ भी हो, कोई कुछ बोल रहा है, हमारी बुराई हो रही है या कोई अपनी बड़ाई कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ सुनना है। तो महोदय चुप मुस्कुराते रहे। फिर उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उसका क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। वो कुछ भी हो लेकिन वो जेंटलमैन, एक अच्छा आदमी जरूर बने। और जो कुछ बने उसका काम है, वो जो भी बने वो उसका काम है, उसके ऊपर निर्भर करता है। वो जैसा पढ़ेगा, जैसा करेगा, वैसा बनेगा। उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अब बच्चा तो कुछ समझदार है, माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है उसमें, इसलिए वो समझदार भी है तो कुछ भी बन सकता है। और जो भी बनेगा वो जेंटलमैन जरूर बने, है ना। इसके लिए उसको पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए। आपका उत्तर किसी के सामने ऐसा हो कि किसी के पास कोई जवाब न हो। जैसा कि कहा जाता है 100 चोट सोनार, 1 चोट लोहार का। तो यह बहुत ही बड़ी बात है कि सोनार 100 बार ऐसे चोट देगा तब थोड़ा सा जाकर के उसका सोना होता है, लेकिन जो है सोना से ज़्यादा मजबूत लोहा, उसको एक के चोट में वो सीधा कर देता है लोहा। तो कहने दीजिए, जो अपने आप को सोना समझते हैं और खूब अपनी बड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको भी कुछ कह रहे हैं, बोलने दीजिए, आप उसको सुनते रहिए और 100 का एक बात ही जवाब दीजिए ऐसा कि उसको फिर से उत्तर ना मिले। तो
एक कहावत भी है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। यानी बोली एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने अंदर पहले तौल लें, हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, फिर मुख से बाहर निकालिए, वो बहुत भारी भरकम बोली होगा, वो वजनदार बोली होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न को। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया। ड्राइवर जो है उसके सामंत में था, मतलब उसके राज में था, और उसका नौकर था ड्राइवर, किसका? सेन साहब का। तो सेन साहब का ड्राइवर होने के चलते वो सेन साहब का चमचा था। यही सामंती मानसिकता का कहना हुआ। मतलब सामंती मानसिकता का होना मतलब उसका चमचा होना, उसके यहाँ काम कर रहा है तो उसका चमचागिरी कर रहा है। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे ढकेल दिया गया। उसके जिस तरह से सेन साहब का व्यवहार था, उसी तरह का एक ड्राइवर का भी व्यवहार उसी प्रकार का था। वो अपने आप को जो है उस हैसियत का मानते थे कि उस बच्चा को ढकेल सकते थे, और जिसके पीछे सेन साहब का हाथ था वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता। वो ड्राइवर होगा, कहीं ना कहीं वो भी एक गरीब घर का ही आदमी होगा, लेकिन अभी वो इतने पावर में था कि सेन साहब की तरह वो उस बच्चे को ढकेल पाया। तो ये एक सामंती मानसिकता है। ये सामंती मानसिकता को दिखाया गया। हमारे समाज में सामंती मानसिकता वाला भी लोग कुछ रहते हैं जो नौकरी करते हैं ड्राइवर का, बड़े आदमी के यहाँ ड्राइवर का नौकरी करते हैं और खुद को भी बड़ा आदमी ही समझते हैं। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे ढकेल दिया गया। सामंती मानसिकता और एक गरीब का व्यवहार की ओर कहानीकार बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। कहानीकार जो है एक सामंती मानसिकता वाला आदमी और एक गरीब का बच्चा, उसका व्यवहार का जो है इसकी ओर कहानीकार इशारा करते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना। कासू जो है दूसरे दिन मदन के साथ लट्टू खेलने के लिए चला गया था, अर्थात बाहर वाली गली में मदन कुछ आवारागर्द लड़कों के साथ जो लट्टू खेल रहे थे उसके साथ ये भी खेलना चाहते थे। तो कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना, मदन देने से इनकार करता है। ऐसे में मदन जो है लट्टू देने से इनकार कर देता है और कासू मारता है, मदन को पीटता है और फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता है, भले ही वो सामंती मानसिकता वाले थे कासू, जबकि ये जो है मदन उसको कोई भय नहीं था कि ये सामंती मानसिकता वाले हैं, ये हमें पीट सकते हैं, बड़े आदमी हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इसका भय नहीं होता है, बाद में चाहे जो हो जाए उसमें कोई भय नहीं होता है। लेखक ये दिखाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उसकी मदद अपनों के खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट करें। तो यह क्या है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, और उसी वक्त उसी हालत में जीतते हैं जब दूसरे झोपड़ी वाले एक महल वाले का साथ दे देते हैं, अपनों का साथ नहीं देते हैं। उस हालत में अपनों के खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर के पुष्ट कीजिए। तो यहाँ देखा गया है कि सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल शोफर द्वारा घसीटा जाता है, बल्कि बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। एक सेन साहब के घर में जो काली चमकती गाड़ी थी, तो सिर्फ छूने के लिए दंड मिला मदन को कि उसको घसीटा गया, पीटा गया, उसके घुटने से खून आने लगा, जबकि शिकायत करने पर उसके पिता ने भी उसको खूब पीटा है, जिसकी चिल्लाहट सेन साहब के बेडरूम तक आ रहा था। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई बृहत रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। यहाँ पर दोनों में लट्टू
खेलने के क्रम में जो है दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये बड़ा रूप ले लेता है। कासू भी मदन को पिटता है, मदन भी कासू के 2 दांत भी तोड़ देते हैं। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है, खोखा हार जाता है। इस स्वाभिमान के झगड़ा में झोपड़ी वालों की जीत होती है। यही इसका उदाहरण है। यहाँ प्रश्न है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि रोज रोज अपने बेटे का शिकायत जब सुनते थे गिरधर लाल सेन साहब के द्वारा, तो रोज रोज पीट देते थे अपने बेटे को। लेकिन इस बार जब कासू की पिटाई करके आया है मदन, तो फिर उसे क्यों नहीं पीटा गया है। तो इसका जवाब है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उसके ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। यानी बंगले के जो अहाते था उसके एक कोने में एक आउट हाउस था, मतलब उसके बंगले से बाहर एक छोटा सा क्वार्टर टाइप का था जिसमें रहते थे किरानी के रूप में। जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। सेन जब जब गिरधर लाल को उसके बेटे की शिकायत करते थे तो गिरधर लाल जाकर के अपने बेटे को रोज पीट दिया करते थे। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, मजबूर था, क्योंकि उसके यहाँ वो काम करता था। काम करने में कुछ बातें सुननी पड़ती है अपने बॉस का। लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार कर उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाता था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया, इसलिए वह गौरवान्वित था। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाता था, अर्थात सेन साहब का एक भी बात का विरोध नहीं कर पाता था, हर बात पर जी हाँ लगाए रहता था, आज उसका बेटा उसके अहंकार को तोड़ करके आ गया, उसके दांत को तोड़ करके आ गया है। ये बहुत ही गौरवशाली बातें थी। तो मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरोध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। यह मदन जो है शोषण को बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रतिरोध कर दिया, अन्याय के विरुद्ध में प्रतिरोध कर दिया। प्रतिशोध का जो है ये प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर लाल ने उसे छाती से लगा लिया। इस तरह देखा कि मेरे बेटे में जो निर्भीकता है, निडर है, ये एक अच्छी बात है। बच्चों में निडरता होना, निर्भीकता होना, यह अच्छी बात है। तो खास करके निम्न वर्गीय लोगों में जो निर्भीक होकर के किसी का जवाब दे सके, तो ऐसे में कासू को जो है गले लगाना उचित था। तो गिरधर लाल ने अपने बेटे को शाबाशी देते हुए अपने गले से लगा लिया था। अब अगला प्रश्न है, सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब का जो है उसके चरित्र के बारे में लिखना है। कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे। गाड़ी का जो शेड था उस गाड़ी के शेड से सब दूर रहे। नई गाड़ी है, कहीं स्क्रैच ना लग जाए, कहीं दाग धब्बा ना लग जाए, वो चाहते थे कि साफ सुथरा रहे। ठीक है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे। खासकर खोखा खोखी, उनका जो बच्चा था, उनके बच्चे थे खोखा खोखी, वो सब तो उससे दूर रहे ही रहे, बाहरी लोग भी उससे दूर रहे। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। उनमें दिखावा की आदत बहुत ज्यादा है। लोग देखे, मेरे शानो शौकत को देखे, इस बात को, तभी तो कहा जाता था कि इनमें जो है कृत्रिमता से भरा पड़ा है। सेन साहब के यहाँ जो है कृत्रिमता से भरा पड़ा है, यानी दिखावे की चीज अधिक है और असली चीज बहुत कम है। सारे के सारे नकली चीज, मतलब मुस्कुराहट भी नकली होता है। तो सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते रहते थे। अपने बेटे के बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बातें करते। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। अपने बेटे के सामने अगर उसका बेटा है और कोई साधारण व्यक्ति का बेटा है तो पसंद नहीं करते हैं कि उसका बड़ाई हो और मेरे बेटा का बड़ाई ना हो। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी हैं। वो समझते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम अमीर आदमी है, तो हम कुछ भी बोलेंगे वही कानून होगा, उसी को लोग समझे, उसी को लोग जाने, वही बात माने। तो इस तरह से इसका चरित्र चित्रण है। अब है
कि मदन का चरित्र चित्रण करें। अब मदन कैसा लड़का है उसके बारे में चरित्र चित्रण कीजिए। तो सेन साहब के कर्मचारी गिरधर लाल जो उन्हीं के आउट हाउस में रहता है, मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है। यह सेन साहब के कर्मचारी गिरधर लाल है, एक किरानी है जो उन्हीं के आउट हाउस में यानी सेन साहब के आउट हाउस में रहते हैं। मदन उन्हीं का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है, वह साहस वाला है, निर्भीक है, निडर है। बाल सुलभ शरारत भी उनमें विद्यमान है, बच्चों जैसी शरारतें भी है उनमें जो अच्छे बच्चे में होना चाहिए। इसी कारण जब काशू उसे उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। यानी जब काशू झगड़ता है, उसको मारता है, तो मदन भी जो है काशू का दांत तोड़ देता है, यानी मार करके ही उसको जवाब देता है। तो इस तरह से निर्भीक और निडर साहसी बालक था मदन। तो मदन का इस तरह से चित्रण हो गया। हम चलते हैं आगे के प्रश्न के लिए, आगे देखते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न है कि काशू का चरित्र चित्रण कीजिए। काशू बाबू सेन साहब का इकलौता सुपुत्र है। बहुत लाड प्यार में उसे बिगाड़ दिया है, शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक काशू है। मतलब जिस प्रकार से काशू को दिखाया गया है, इस तरह से काशू बाबू जो है सेन साहब का इकलौता पुत्र है, जो बहुत ही लाड़ प्यार के कारण बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया गया है और शरारत करने में माहिर हो गया है। कहीं किसी का हवा निकाल देता है, कहीं कुछ, तो ऐसे ऐसे शरारत करते ही है। और कहानी के हिसाब से कहानी का जो है नायक काशू ही है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। गिरधर जो है बहुत सीधा साधा कर्मचारी है। यदा कदा इन्हें सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गिरधर लाल जो है एक क्लर्क है, जो कि सेन साहब के अहाते में रहने वाला आउट हाउस में रहता है, और वो सीधा साधा कर्मचारी है जो सेन साहब का जी हजूरी करता रहता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये नायक कहानी का हीरो कौन है, इस बात का पता आपके अनुसार लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, ये मेरी अपनी सोच है कि हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन ही है, क्योंकि पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पुरानी कसौटी जो है अब बदल चुकी है, क्योंकि नायक होने की जो कसौटी होती थी वो अलग होता था। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न हो, सुसंस्कृत, शिक्षित, सुशिक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। यहाँ पर क्या है कि पहले ऐसी धारणा थी कि हीरो वही हो सकता है, नायक वही हो सकता है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो सुसंस्कृत हो, मतलब सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, सुशिक्षित हो, शिक्षा भी ग्रहण किया हो, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संदर्भ में अब ये शर्तें मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी हो सकता है यदि वह घटनाओं का संचालक है। जो घटनाओं का संचालन करते हैं, जो कहानी के इर्द गिर्द बने रहते हैं, वही कहानी का नायक हो सकता है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है, वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। तो यहाँ पर पता चलता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र अधिक प्रभावशाली है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का संचालक भी मदन ही है। तो यहाँ पर खोखा का दांत उखाड़ने का महत्वपूर्ण घटना भी जो है ये मदन के द्वारा ही घटता है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। तो अब चलते हैं, अगला प्रश्न है कि आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित कीजिए। कहानी जो है व्यंग्यात्मक है, प्रतीकात्मक है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वाक्य है जो कि व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य के रूप में कहानीकार ने प्रस्तुत किए हैं। तो व्यंग्य है कि पांचों लड़कियां जो तमीज और तहजीब की जीती जागती मूर्त है। ये वास्तविकता नहीं है, ये कहानी में व्यंग्य है, एक प्रतीक है। जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए,
ऐसा कार के बारे में एक व्यंग्यात्मक वाक्य कहा गया कि काली कार है जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि घोंसले से कब काली कोयल जो है उड़ जाए। चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, गाड़ी में ऐसी चमक थी कि अपना उसमें मुंह देखा जा सकता है। तो ये सब जो है व्यंग्यात्मक वाक्य है आदि, ये सब आदि व्यंग्यात्मक वाक्य है कहानी में। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि कहानी में जो है इस तरह के प्रश्नोत्तर मिले हैं। अब चलते हैं हम आगे, जो है अगला भाषा की बात हम पढ़ेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। हम आपसे विदा लेने से पहले कहना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर जल्दी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव SSY एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज फिर से हिंदी गोधूली का जो है दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं। विष के दांत का अगला भाग लेकर के आया हूं, जिसमें आप भाषा की बात पढ़ेंगे। भाषा की बात जो व्याकरण से संबंधित होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो लगभग हमारे इसी व्याकरण से लिया जाता है। 60% आपको जो है किताबों से ही रहता है व्याकरण, इसलिए किताबों में जो दिए हुए रहते हैं भाषा की बात, उसको जरूर बनाना चाहिए, याद करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किताब में जो भाषा की बात है उसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन आंसर की तैयारी करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो जो जहां तक वो प्रश्नोत्तर है वहां तक उसका तैयारी कर लेते हैं, और भाषा की बात जो व्याकरण है उसको लोग छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वही आज हम पढ़ेंगे और इसी से आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। आप आगे एग्जाम दीजिएगा 2027 में, तो उसमें आपको जरूर भाषा की बात नजर आएगी। तो हम चलते हैं इस प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कहानी से मुहावरे चुनकर उसके स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। अर्थात स्वतंत्र वाक्य मतलब कोई भी वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है किताबी बातें ही हो। तो हमने चुना है कहानी से मुहावरे को, ये है आंखों का तारा। यानी आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अर्थात मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है, यह एक मुहावरा का वाक्य है। जीती जागती मूरत, सेन साहब की पुत्री तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। मूरत है मतलब जीती जागती मूरत होना, यानी मिसाल होना। ठीक है। किलकारी मारना, मोहन अपने मित्र के बातों पर किलकारी मारता है, मतलब किलकारी खिलखिला करके हंसना किलकारी मारना कहलाता है। अब है अगला प्रश्न है कहानी से विदेशज शब्द चुने। लोन, यहां हमने जो चुना है कहानी से विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेश में बोली जाने वाली भाषा को हम अपने हिंदी भाषा में उसको प्रयोग करते हैं, तब उसको विदेशज शब्द कहते हैं। है विदेशी भाषा, उसको हम हिंदी भाषा में हिंदी के रूप में ही प्रयोग करते हैं, तो उसको हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो इस तरह से विदेशज शब्द को हमने चुना है कि लोन अंग्रेजी शब्द है। ट्रेंड करना, यानी ये अंग्रेजी शब्द है। सोसाइटी, ये सब अंग्रेजी शब्द है। अब है तहजीब, वाकिफ, हैसियत, अदब, रुखसत आदि, ये सब जो है ये अरबी शब्द है। तो ये सब विदेश में बोले जाने वाले भाषा है, जिसे हम हिंदी के रूप में, हिंदी भाषा के रूप में इसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अतः ये सब विदेशज शब्द है। अब है कहानी से 5 मिश्र वाक्य को चुने। तो हमने उसमें से 5 मिश्र वाक्य को चुना है। उन्हें सिखाया है कि ये बातें उसकी सेहत के लिए जरूरी है। यह 2 वाक्य है और दोनों वाक्य में की जुड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि मिश्र वाक्य है। ठीक है। 2 वाक्यों को जोड़ने वाले जो होते हैं वो होते हैं मिश्र वाक्य। अब है सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। यहां देखिए सेनों का कहना था कि, फिर से की लगा है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा है, ये मिश्र वाक्य है। अब चलते हैं, औरत के पास एक बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ सिर्फ जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, औरत के पास बच्चा खड़ा था। 2 वाक्य है साफ साफ, औरत के पास एक बच्चा खड़ा था, एक वाक्य है। दूसरी वाक्य है वह रोकने की कोशिश कर रही थी। इसके बीच में लगा है जिसे, जो कि 2 वाक्यों को जोड़ दिया है, इसको हम कहेंगे मिश्र वाक्य। वाक्य समाप्ति का संकेत होता है पूर्ण विराम, जो यहाँ नहीं दिया गया है। पूर्ण विराम नहीं दे करके यहाँ जिसे दे दिया है और वाक्य को, दूसरी वाक्य को इसमें जोड़ दिया गया है।
तो इस तरह से जैसे पूर्ण विराम का दीवार यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है, जिसे देकर के दोनों को जोड़ दिया गया है, यानी दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात वह मिश्र वाक्य है। अब है मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा। यहाँ पर भी दो वाक्य है, मैंने मना किया और दूसरा लगा कहने जा जा, दो वाक्य है और इसको जोड़ने वाले शब्द है तो यहाँ पर तो लगा करके दो वाक्यों को जोड़ा गया है, ये मिश्र वाक्य है। अब है कुर्सियां लॉन में लगवा दो जब तक हम यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ जब तक एक जोड़ने का काम कर रहा है, लॉन में कुर्सियां लगवा दो और हम यहाँ बैठते हैं। यहाँ दो वाक्य है और दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं जब तक, और दोनों मिलकर के मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अब चलते हैं वाक्य भेद स्पष्ट कीजिए। वाक्य में मतलब कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है। तो इसमें देखते हैं वाक्य दिया हुआ है, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। ये जो है मिश्र वाक्य है। देते जैसे यहां लिखा हुआ है, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। ठीक है, तो यहां पर की लगा करके दो वाक्यों को जोड़ा गया है, दोनों वाक्य मिलकर के ये मिश्र वाक्य बन जाता है। इसका उत्तर यहाँ है, ये मिश्र वाक्य है। अब चलते हैं अगला, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। यहाँ एक ही वाक्य है, कुछ भी नहीं है दूसरा जोड़ने के लिए। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, यह एक साधारण वाक्य है। अब चलते हैं, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा। तो इस तरह से इसमें देख रहे हैं वाक्य तो बड़ी है, लेकिन एक ही वाक्य है, एक ही कार्य के लिए ये संपन्न होता है कि खटखट सुनकर के सभी ने दौड़ना शुरू किया। तो ये जो है एक ही वाक्य है, इसलिए ये भी एक सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। अब चलते हैं अगला है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। इसमें ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, और यहाँ और है, तो और जो है, और जहां पर लगता है दो वाक्यों को जोड़ता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। दो काम को एक साथ करने के लिए कहा जाता है, इसलिए इसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्याकरण की बात जो है, ये भाषा की बात बहुत ही आसान होता है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए और इसकी तैयारी भी जरूर करना चाहिए। अगर इसकी तैयारी करते हैं तो हिंदी भाषा में भी अधिक से अधिक नंबर आएंगे। हिंदी भाषा सुनने में और देखने में भी सिर्फ आसान लगता है, लेकिन ये आसान होता नहीं है, इसमें बहुत कम नंबर आते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर अगर लाना है तो इसकी भी तैयारी की जाए और इसमें भाषा को सुंदर बनाना चाहिए। भाषा को सुंदर बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग, लोकोक्ति का प्रयोग और भाषा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए आप इस चीज को जरूर पढ़े। तो हम चलते हैं अगली पाठ की ओर कि अब क्या है, इसके आगे क्या पढ़ना है, वो प्रश्न की ओर। तो आइए अब चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है और मैंने हर रोज लिखा है कॉर्नर में, तो विष के दांत के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। गौ नंबर जो है ये आप टिक लगाइएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या था, खोखा का क्या दूसरा नाम था, आप कमेंट में लिख करके जरूर भेजें। खोखा का दूसरा नाम जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है तो ये है काशू। खोखा का नाम था काशू। मदन जो कि गिरधर का बेटा था, गिरधर तो बाप था, आलू उसकी बेटी थी, काशू ही उसका नाम था। अब चलते हैं, मदन किसका पुत्र था। मदन गिरधर का बेटा था, जैसा कि हमने अभी इसमें बताया है। मदन गिरधर का बेटा था। आप ख नंबर में टिक मार सकते हैं, उत्तर आपका ख होगा। अब चलते हैं, विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पर मनोविज्ञान का ज्यादा असर है, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक है, यानी व्यंग्यात्मक रूप से नलिन विलोचन शर्मा ने यहाँ कहानी को मनोवैज्ञानिक रूप से लिखा है, ताकि लोगों को जो है डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट व्यंग्यात्मक कहानी को बना करके तब अपने मानसिकता पर जो है जोर दिया है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये ज्यादा उच्च वर्ग भी नहीं थे सेन साहब, ये बिजनेसमैन है, मध्यम वर्ग के थे, और जो नौकरी पेशा करने वाले होते हैं वो एक मध्यम वर्ग के ही होते हैं। तो ये जो है ये मध्यम वर्ग की कहानी है। आप 2 नंबर प्रश्न में चेक लगा सकते हैं। अब चलते हैं
अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खोखा न उम्मीद क्या थी? डैश की आंखों का तारा था, यानी बुढ़ापे। यहां पर आप बुढ़ापे लिख देंगे, ठीक है। बुढ़ापे की आंखों की तारा थी। ना उम्मीद, बुढ़ापे में जाकर के इसका जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था। अब है सेन साहब। सेन साहब को देखकर औरत डैश गई, क्या गई? सहम गई। सेन साहब को देख करके औरत सहम गई, सहम, ठीक है, मतलब डर गई, चुप हो गई। कुछ कहना चाह रही थी सोफर को, ड्राइवर को, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। सेन साहब को देख करके डर गई। मदन का डैश रुदन रुक गया। मदन का जो है 8 रुदन जो है रुक गया है, मतलब वो चिल्ला चिल्ला करके जो रो रहा था वो चिल्लाना अब रुक गया था, वो सिसकियां भरने लगा था। दूसरे लड़के जरा हटकर डैश युद्ध का मजा लेने लगे। कौन सा युद्ध? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व, दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा था। इसलिए दूसरे लड़के यानी मदन और कासू का जब लड़ाई हो रहा था तो उसके जो साथी थे मदन के, वो थोड़ा सा दूर हट करके द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा। अब चलते हैं, मदन के लिए डैश खाना मामूली बात थी। क्या खाना मामूली बात थी? क्या गोलगप्पा? नहीं, गोलगप्पा नहीं, यहाँ पर मार खाना मामूली बात थी। उसके पिताजी बराबर उसको मारते रहते थे। अब चलते हैं, गिरधर ने लपक कर मदन को डैश से उठा लिया। किससे? दोनों हाथों से। तो लिख लेंगे दोनों हाथों से। दोनों हाथों से उसको लपक करके उठा लिया और गले लगा लिया ताकि वो डरे नहीं।